हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका मेरे चैनल टारगेट विद रवि में। फ्रेंड, आज हम CHSL 2018 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आज हम जीके के पोर्शन को सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं। फ्रेंड, पहला क्वेश्चन है कि किसी कंपनी की प्रतिस्पर्धात्मक स्थिति को सुधार कैसे किया जा सकता है। फ्रेंड, प्रतिस्पर्धात्मक स्थिति कहने का अर्थ है कि कोई अपने कॉम्पिटिशन लेवल को कैसे बढ़ा सकता है। आप इससे समझिए कि एक बाज़ार में 4 दुकानदार हैं। अगर चारों में से कोई एक दुकानदार ग्राहकों की बातों को अच्छे से समझता है और जो ग्राहक को चाहिए वही चीज़ उसे देता है, तो इससे वह अपने कंपटीशन लेवल को बढ़ा सकता है, बाकियों से अच्छा कर सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर 4। ये बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था फ्रेंड। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। फ्रेंड, आगे है कि डेफिसिट फाइनेंसिंग का अर्थ है कि सरकार ने डैश में धन अर्जित किया है। फ्रेंड, डेफिसिट फाइनेंसिंग का अर्थ होता है कि अगर सरकार की आय उसके व्यय से कम हो, अर्थात सपोज कि अगर कोई सरकार एक वर्ष में 100 करोड़ का इनकम करती है और उसका जो एक्सपेंडिचर है वो 110 करोड़ का हो जाता है, तो जो 10 करोड़ जो उसके एक्स्ट्रा उसने खर्च किए, तो वो पूर्ति कहाँ से करेगा। तो फ्रेंड, वो 10 करोड़ वो RBI से लेगा, या तो वो उधार सहित लेगा या नए करेंसी छाप कर लेगा, और या तो जो बॉन्ड है उसको बेचकर प्राप्त करेगा। फ्रेंड, बात करें RBI की, तो फ्रेंड RBI का स्थापना RBI एक्ट 1934 के तहत 1934 में हुआ था। 1 अप्रैल 1935 में इसका स्थापना हुआ था और बाद में 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण किया गया। और आगे बात करें इसके स्ट्रक्चर की, तो फ्रेंड RBI में एक गवर्नर होता है और उसके नीचे 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं और उसके नीचे आपके 16 डायरेक्टर होते हैं। फ्रेंड, 16 डायरेक्टर में भी 4 रीजनल डायरेक्टर होते हैं, 2 मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से होते हैं और बाकी 10 वेरियस फील्ड से होते हैं। फ्रेंड, RBI की रोल की बात करें, हमारे गवर्नमेंट में RBI के रोल की बात करें तो RBI जो होता है वह सभी बैंकों का बैंक होता है, अर्थात ये सारे बैंकों को ऋण उपलब्ध कराता है और जो भी वाणिज्यिक बैंक है उनको मॉनिटर करने का काम करता है। फ्रेंड, यह करेंसी को छापने का भी काम करता है और जो फॉरेन एक्सचेंज है उसकी भी देखरेख करता है। फ्रेंड, ये गवर्नमेंट का भी बैंक कहलाता है, क्योंकि गवर्नमेंट को जब पैसे की जरूरत होती है तो वो RBI के पास जाता है। आई होप आप समझ गए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड कि अशोक के शिलालेखों से मिलती है, यानी अशोक के शिलालेखों से किस चीज़ की जानकारी मिलती है। तो फ्रेंड, अशोक के अभी तक लगभग 33 शिलालेख प्राप्त हुए हैं, जिसमें पूर्वी क्षेत्र के शिलालेखों में ब्राह्मी लिपि से लिखा गया है और पश्चिमी क्षेत्र का जो शिलालेख है उसे खरोष्टी लिपि में लिखा गया है, और अफगानिस्तान के जो शिलालेख प्राप्त हुए हैं उसे यूनानी भाषा में लिखा गया है। फ्रेंड, अशोक के शिलालेखों से उसके उस समय के जो दिनचर्या या लाइफ स्टाइल है उसकी जानकारी मिलती है। मतलब ऑप्शन ए सही है, जीवन वृत्त, ये सही है फ्रेंड, जीवन वृत्त की जानकारी मिलती है। दूसरा है आंतरिक नीति। आंतरिक नीति कहने का अर्थ है कि उस टाइम उसके राज्य का आंतरिक नीति कैसा था, उस टाइम शासन का व्यवस्था कैसा था। तो अशोक के शिलालेखों से ये भी जानकारी मिलता है फ्रेंड कि उस टाइम का उसका शासन कैसा था। और इसके बाद है विदेश नीति। हाँ, उसके शिलालेखों से विदेश नीति भी स्पष्ट होती है कि उसके संबंध अफगानिस्तान से कैसे थे, उसके संबंध रंगून से कैसे थे। तो फ्रेंड, तो आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा सभी विकल्प सही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुजरात का शासक बहादुर शाह किसके साथ हुए संघर्ष में मारा गया। फ्रेंड, गुजरात का शासक बहादुर शाह, इसका जो कार्यकाल है वह 1523 से 1537 के बीच था। और फ्रेंड, इसे जो पुर्तगाली गवर्नर था उसका नाम था नुनोट कुन्हा, उसने इसे धोखे से जहाज पर बुलाया और फिर उसे वहाँ मार दिया। तो इसका आंसर हो जाएगा पुर्तगाली गवर्नर। ओके फ्रेंड, उसका नाम याद रखिएगा, नुनोट कुन्हा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी के किस भाग में निकेल और लोहे की प्रचुरता पाई जाती है। फ्रेंड, पृथ्वी के आंतरिक संरचना को फ्रेंड 3 भागों में बांटा गया है। एक भूगोल शास्त्री थे स्वेज, जिनका नाम स्वेज था, उन्होंने पृथ्वी के स्ट्रक्चर को 3 भागों में बांटा है। पहला को कोर, दूसरे को मेंटल और तीसरे को पहले को क्रस्ट, फिर मेंटल, फिर कोर। फ्रेंड, क्रस्ट जो है उसको सियाल भी कहते हैं। सियाल का अर्थ है सिलिका और एल्युमिनियम, Ci+Al, सिलिका और एल्युमिनियम, सियाल। इसके बाद दूसरे परत को फ्रेंड बोला गया सीमा। सीमा का अर्थ फ्रेंड है सिलिका और मैग्नीशियम।
और तीसरा परत है जो कोर, उसको बोला जाता है निफे, जिसमें Ni का अर्थ है निकेल और Fe का अर्थ है फेरस मीन्स लोहा। तो फ्रेंड इसमें जो हमें क्वेश्चन पूछा है कि किस भाग में लोहे की प्रचुरता पाई जाती है, तो इससे स्पष्ट होता है कि निफे भाग में लोहे की प्रचुरता पाई जाती है। ठीक है फ्रेंड, और याद रखिए फ्रेंड, उसके जो पृथ्वी के जो ऊपरी क्रस्ट को उसको लिथोस्फीयर भी कहा जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा निफे भाग में। निफे भाग में लोहे और निकेल की अधिकता पाई जाती है। और फ्रेंड इसी निफे भाग के कारण, इस पृथ्वी के इसी निफे भाग के कारण, मतलब इसी कोर के कारण, जो इसका मैग्नेटिक जो प्रॉपर्टी है पृथ्वी का, कोई भी चीज़ अपने मैग्नेटिक अपने नीचे की ओर खींचता है, इसी निफे भाग के कारण, इसी निफे भाग के कारण पृथ्वी में मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, कोंकण तट कहाँ से कहाँ तक फैला है। फ्रेंड भारत का जो नीचे पेनिसुलर जो प्लेट है उसको दो भागों में बांटा गया, एक पूर्वी तट एक पश्चिमी तट। तो फ्रेंड जो ये कोंकण तट कहा जा रहा है, ये कोंकण तट आपका पश्चिमी तट का भाग है, पश्चिमी तट का भाग है। फ्रेंड पश्चिमी तट में और भी बहुत सारे तट आते हैं फ्रेंड, जैसे गुजरात के पास जो तट है इसको काठियावाड़ तट बोला जाता है, और फिर दमन से गोवा, ये दमन यहाँ पे है और गोवा यहाँ पे है, तो दमन से गोवा ये वाला है, ये आपका कोंकण तट कहलाता है, कोंकण प्लेन। और इसके बाद आपका इससे नीचे जो है उसको कन्नड़ प्लेन, इसके बाद इधर वाला जो केरल का तट है फ्रेंड उसको मालाबार तट बोला जाता है। और पश्चिमी तट में इधर आपको तमिलनाडु के तट को इधर बोला जाता है कोरोमंडल तट, और इधर फिर उड़ीसा आ जाता है, इधर उड़ीसा का उत्कल तट बोलते हैं। तो फ्रेंड आई होप आप लोग समझ में आ गया होगा कि इसका आंसर हो जाएगा दमन से गोवा तक, दमन से गोवा तक, कोंकण तक दमन से गोवा तक फैला है। इसकी लंबाई अगर पूछा जाए तो फ्रेंड तो 720 किलोमीटर की लंबाई है, 720 किलोमीटर की लंबाई है। ओके फ्रेंड, और गोवा के बारे में और एक इम्पोर्टेंट है कि गोवा का जो तटीय क्षेत्र है वो सबसे छोटा तटीय क्षेत्र है। ओके फ्रेंड, और सबसे बड़ा आपको पता ही है गुजरात का है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा शास्त्रीय नृत्य से है कि निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है। फ्रेंड देखते हैं इसका ऑप्शन को कि भारतनाट्यम तमिलनाडु, हाँ भारतनाट्यम तमिलनाडु का है, कथकली केरल का है, जबकि यहाँ दिया है कथकली कर्नाटक। ओके फ्रेंड, तो यही इसका आंसर होगा। तो ओडिसी उड़ीसा का, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, तो कथकली का है फ्रेंड केरला, और जो ये जो कर्नाटक दिया है, कर्नाटक का होता है यक्षगान। ओके, कथकली केरल का है और कर्नाटक का होता है यक्षगान। तो ये इसका 2 नंबर इसका आंसर होगा। कौन सा गलत है ये हमें चुनना था। फ्रेंड आगे देखते हैं कि सिंचाई, ऊर्जा उत्पन्न करने और परिवहन उद्देश्य के लिए भारत को सिंधु नदी से कितना जल उपयोग करने की अनुमति है। फ्रेंड ये आप लोगों ने सिंधु जल समझौता के बारे में पढ़ा होगा, और नहीं पढ़ा होगा तो मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। फ्रेंड सिंधु जल समझौता 1960 में हुआ था। 1960 में जो तत्कालीन पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे और हमारे प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के बीच 1960 में हुआ था। फ्रेंड इस समझौते के तहत फ्रेंड तीन जो पश्चिमी नदियाँ तीन पश्चिमी नदियाँ सिंधु, झेलम और चिनाब, जो इसमें ग्रीन कलर से इसमें दिखाया गया है। ठीक है, सिंधु, झेलम और चिनाब, इन तीनों का नियंत्रण पाकिस्तान को दे दिया गया, और 3 पूर्वी नदियां रावी, सतलज और ब्यास का नियंत्रण भारत को दिया गया। तो फ्रेंड इस समझौता के अनुसार सिंधु, झेलम और चिनाब का 20% पानी भारत यूज करेगा और 80% पानी पाकिस्तान यूज करेगा, जबकि रावी, सतलज और ब्यास का 80% पानी भारत यूज करेगा और 20% पानी पाकिस्तान यूज करेगा। तो आप समझ गए होंगे। तो फ्रेंड ये बोलना चाह रहा है कि सिंधु नदी का कितना परसेंट भारत यूज करता है, तो फ्रेंड 20% इसका आंसर होगा, 20% यूज करता है, और 80% कौन करता है, पाकिस्तान। ठीक है फ्रेंड, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन उस टाइम के करंट अफेयर्स आया है फ्रेंड कि द्रोणाचार्य पुरस्कार प्राप्त करता नहीं है, तो उस टाइम की करंट अफेयर था, तो इसका आंसर हो जाएगा प्रशांत सिंह। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में किस देश के साथ चीन की सीमा सबसे लंबी। फ्रेंड चीन की सीमा 14 देशों के साथ लगती है। चीन की स्थलीय सीमा 14 देशों के साथ लगती है, जिसमें से सबसे लंबी सीमा फ्रेंड इसका मंगोलिया के साथ लगता है। मंगोलिया के साथ सबसे लंबी सीमा लगता है। आप मैप में देख सकते हैं, यहाँ से जो सीमा इसकी शुरू होती है इनर मंगोलिया, यहाँ तक फिर आपका ये मंगोलिया, ये वाला भी। तो फ्रेंड सबसे लंबी सीमा जो चीन के साथ मंगोलिया का लगता है फ्रेंड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा कथन सही है। साइंस से क्वेश्चन, बेकेलाइट से संबंधित क्वेश्चन। तो फ्रेंड बेकेलाइट को समझने से पहले हमें प्लास्टिक को समझना होगा कि प्लास्टिक क्या होता है। तो फ्रेंड हम लोग
टेंथ लेवल क्लासों में पढ़ चुके हैं कि प्लास्टिक दो प्रकार के होते हैं, एक थर्मोप्लास्टिक, एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। ओके, उसको थर्मोसेटिंग को थर्मोसेट भी कहते हैं। तो फ्रेंड जो जनरल मैंने थर्मोप्लास्टिक होते हैं उसको एक बार बनाने के बाद उसको रीयूज़ किया जा सकता है, मतलब गर्म करके उसको गला के दोबारा यूज़ किया जा सकता है। जबकि थर्मोसेटिंग प्लास्टिक उसको कहते हैं जो एक बार सांचा में ढाल दिया जाता है उसको दोबारा गर्म करके उसको दोबारा रीयूज़ नहीं किया जा सकता है। तो फ्रेंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं कि थर्मोसेटिंग के प्लास्टिक के एग्जाम्पल में आपको मिलेगा बेकेलाइट। तो फ्रेंड ये बेकेलाइट जो है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। ओके, तो आप समझ गए थर्मोसेटिंग प्लास्टिक क्या होता है, तो बेकेलाइट क्या है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। अब हम जो क्वेश्चन बोला है उसको हम क्वेश्चन पर नज़र डालेंगे। तो बोला है बेकेलाइट ऊष्मा का सुचालक है। तो फ्रेंड हम लोगों को पता है कि जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होता है तो वो ऊष्मा का कुचालक होता है, क्योंकि मतलब वो ऊष्मा का कुचालक होता है। तो और वो विद्युत का भी कुचालक होता है। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक जो है विद्युत का कुचालक होता है, ऊष्मा का कुचालक होता है। ओके फ्रेंड, तो इस अब देखते हैं, तो विद्युत का कुचालक होता है। हाँ, ये सही है कि ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है तो ये विद्युत का कुचालक होगा, बिल्कुल सही। बेकेलाइट ऊष्मा के द्वारा गर्म किया जा सकता है, नहीं फ्रेंड, बेकेलाइट एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है तो उसको ऊष्मा देकर गर्म नहीं किया जा सकता। तो केवल 2 ऑप्शन सही है। ओके फ्रेंड, ऑप्शन नंबर 2 केवल 2 सही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया है कि किसका ज्वलनताप सबसे कम है। फ्रेंड ज्वलनताप वह मिनिमम टेम्परेचर होता है जिसमें कोई भी पदार्थ जलने लगता है। ओके फ्रेंड, वट न्यूनतम टेम्परेचर जिसमें कोई पदार्थ जलने लगता है उसे उसका ज्वलनताप कहते हैं। तो फ्रेंड इसमें जो भी ऑप्शन दिया है फ्रेंड कि प्लास्टिक, लकड़ी और कागज, इसमें सबसे जल्दी जलने वाला पदार्थ पेट्रोल है फ्रेंड। पेट्रोल में तुरंत आग पकड़ लेती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पॉलिटी से है फ्रेंड, और पॉलिटी के क्वेश्चन को में ज़्यादातर आपको आर्टिकल से क्वेश्चन मिलते हैं। तो अगर आप आर्टिकल और उसके सारे पार्ट और शेड्यूल्स याद रखते हैं तो आपको इस प्रकार के क्वेश्चन में दिक्कत नहीं होगी। और एसएससी में जनरली आर्टिकल और उसके पार्ट्स मैंने कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल और उसके भागों से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड इसके लिए मैंने इंटरनेट से एक ट्रिक डाउनलोड किया फ्रेंड। ये ट्रिक है कि इसमें आपको याद रखना है, जैसे ये पहले लाइन आप पहला लाइन पढ़िए कि दिया गया है यू कैन फ्लाई डायरेक्टली फ्रॉम यूएस टू यूपी। फ्रेंड इसमें हम लोग देखेंगे, आपको इस प्रकार देखना है यू कैन, तो यू फॉर हम लोग का हो जाएगा फ्रेंड यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। तो भाग 1 में क्या है, यू पहले आता है तो यू मीन्स यूनियन एंड टेरिटरी। ओके, दूसरा है कैन से हो जाता है फ्रेंड सी फॉर हो जाता है सिटीजनशिप, तो दूसरा सिटीजनशिप। तीसरा फ्लाई फॉर हो जाता है फंडामेंटल राइट्स। ओके, चौथा हम लोग का डायरेक्टली, तो हमारा आ जाएगा डीपीएसपी जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य की नीति निश्चित तत्व, वो भाग 4 हो जाएगा। फिर फ्रॉम है तो फ्रॉम मीन्स फंडामेंटल ड्यूटीज़, 4A में है फंडामेंटल ड्यूटीज़। इसके बाद हमारा आ जाता है फिर यू आता है, यू कैन फ्लाई डायरेक्टली फ्रॉम यूएस टू यूपी। ओके, तो फिर यू है तो यू मीन्स है यूनियन गवर्नमेंट, और फिर एस है, फिर एस फॉर स्टेट गवर्नमेंट। इस प्रकार आप इसको अगर आप पूरी याद कर लेते हैं तो आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। फ्रेंड देखते हैं क्वेश्चन हमारा क्या है। तो फ्रेंड हमारा क्वेश्चन है फ्रेंड कि भारतीय संसद को संविधान में संशोधित करने की शक्ति किस आर्टिकल से मिलती है। ओके फ्रेंड, मतलब किस आर्टिकल के द्वारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में संशोधन किया जा सकता है। तो फ्रेंड आप इस चार्ट को अच्छे से देखेंगे तो आपको मिलेगा कि यहाँ दिया गया आर्टिकल, यहाँ दिया गया फ्रेंड आर्टिकल भाग 20 के आर्टिकल 368 से हमें जो है अमेंडमेंट का पावर मिलता है। भारतीय संविधान में संशोधन किया जा सकता है संविधान के भाग 20 के आर्टिकल 368 से। ओके फ्रेंड, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा फिर पॉलिटी से फ्रेंड। इस भारतीय संविधान का कौन सा भाग केंद्र शासित प्रदेश के बारे में बताता है। हमने जस्ट पढ़ा फ्रेंड कि यूनियन, यू फॉर यूनियन टेरिटरी, जो हमने यहाँ देखा तो यू फॉर यूनियन टेरिटरी। तो भाग 8 में यूनियन टेरिटरी का वर्णन है। तो ऑप्शन क्या है फ्रेंड, हमारा ऑप्शन हो जाएगा भाग 8 फ्रेंड, ये ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड। ये बायोलॉजी से है कि भोजन की नली से धकेलने के लिए नाल की मांसपेशियों के अस्तर लयबद्ध संकुचन को क्या कहते हैं। फ्रेंड इसको क्रमांकुचन कहते हैं। आप लोगों ने अगर डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा होगा तो आपका इसका नॉलेज होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा पुरुषों में लिंग गुणसूत्र का जोड़ा है। आपको बताना है कि पुरुष में लिंग गुणसूत्र में कौन सा जोड़ा उपस्थित होता है। तो फ्रेंड हम लोगों ने 10th क्लास में ये पढ़ा है कि जो क्रोमोसोम होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। एक एक्स प्रकार का क्रोमोसोम,
एक एक्स प्रकार का क्रोमोसोम और एक वाई प्रकार का क्रोमोसोम, ठीक है। जो पुरुष में होता है फ्रेंड, पुरुष में जो होता है वो एक्स और वाई दो क्रोमोसोम उपस्थित होते हैं, जबकि पुरुष जो महिला होती है उसमें दो क्रोमोसोम उपस्थित होती है और दोनों एक्स एक्स होती है। तो पुरुष में होता है एक्स एक्स और महिला में होती है, पुरुष में होता है एक्स वाई और महिला में होती है एक्स एक्स। तो फ्रेंड जो आपका फ्रेंड लिंग निर्धारण होता है वो आपका पुरुष के गुणसूत्र पर डिपेंड करता है, क्योंकि महिला के पास दोनों ही एक्स एक्स होता है। तो वह अगर एक्स ही एक्स देगी और पुरुष के पास एक्स वाई होता है, वह भी अगर एक्स देगा तो एक्स एक्स मिल गया तो ये लड़की पैदा होगी। और फ्रेंड सपोज महिला के पास फिर है आपका एक्स 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 है और पुरुष के पास है एक्स वाई, तो अगर महिला का एक्स मिलेगा और पुरुष का वाई मिलेगा तो फिर बच्चा जो है फ्रेंड वह लड़का पैदा होगा। तो फ्रेंड ये जिसमें जो लिंग निर्धारण में जो जिसका उत्तरदायी होता है वो पुरुष का गुणसूत्र डिपेंड होता है फ्रेंड, क्योंकि उसके पास एक्स वाई दोनों होता है, जबकि महिला में दोनों स्थिति में मिलने के पास सिर्फ एक्स गुणसूत्र होता है। ओके फ्रेंड, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसका आंसर हो जाएगा, पुरुष का गुणसूत्र का जोड़ा पूछा था एक्स वाई, इसका आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन ये उस टाइम का करंट अफेयर था कि 3I जो है प्रोग्राम राष्ट्रीय बायोफार्मा मिशन के लिए कितना रुपए आवंटित किया गया था, तो 250 अमेरिकी डॉलर इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं, किस देश के वैज्ञानिक ने पहली बार मूल स्टेम कोशिकाओं से कार्यशील मानव कंकाल की मांसपेशी विकसित की है? फ्रेंड इसका आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए ने सबसे पहले इसका आविष्कार किया था। फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जुलाई 2017 में सामाजिक आर्थिक तथा जाति जनगणना के लिए पुनरीक्षित राशि मंजूर की गई थी, तो इसका आंसर है 4,893 करोड़। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 2017 से रियल एस्टेट अधिनियम लागू हो गया। अधिनियम के अंतर्गत विनियामक प्राधिकारियों को कितने दिनों में शिकायतों का निपटारा करना होगा? फ्रेंड जो रियल एस्टेट के मामले हैं वो 2017 से अब अगर आपको रियल एस्टेट में कोई प्रॉब्लम है, आपने अर्जी दी है तो उसको 60 दिन के अंदर में सॉल्व करना अनिवार्य है। ओके फ्रेंड, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा साइंस से है और वो भी न्यूमेरिकल है फ्रेंड। इसमें आपको दिया गया है कि 4 kg का कोई द्रव्यमान का कोई वस्तु है और उस पर बल लगाने पर उसका जो एक्सेलरेशन है वो 5 सेकंड में 15 मीटर प्रति सेकंड से 25 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है। तो फ्रेंड इस प्रकार के क्वेश्चन में आपको याद होगा 10th क्लास में एक फॉर्मूला था हमारा F = ma, ठीक है। आपको याद होगा F = क्या था, ma, जहाँ फ्रेंड F फोर्स है और m जो है उसका मास है और a है एक्सेलरेशन। तो फ्रेंड जो बल निकालने का ये सूत्र है, तो फ्रेंड तो यहाँ m दिया गया है फ्रेंड, m हमारा 4 kg दिया गया है और हमें f निकालना है, ओके। और a हमें मालूम नहीं है, लेकिन a मालूम करने के लिए हमें जो चीज़ें दी चाहिए वो दिए हुए। यहाँ टाइम दिया गया है और यहाँ जो प्रारंभिक वेग है वो दिया है, प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग दोनों दिया गया है। तो फ्रेंड त्वरण निकालने का फॉर्मूला होता है कि a = v - u/t। ओके फ्रेंड, a = v - u/t, जहाँ v है अंतिम वेग और u है प्रारंभिक वेग और t है समय। फ्रेंड अंतिम वेग हमारा दिया गया है, जो लास्ट वाला दिया हुआ रहता है फ्रेंड, जो लास्ट होता है ये है आपका अंतिम वेग और ये है प्रारंभिक वेग। तो 25 - 15 करेंगे तो हमारा हो जाएगा 10 फ्रेंड, और 10 को टी जो 5 सेकंड ये टाइम है तो 5 से भाग देंगे तो हो जाएगा 2, तो हमारा एक्सेलरेशन निकला 2। तो अब हम फोर्स आराम से निकाल सकते हैं फ्रेंड। हमारा m दिया है 4 और हमारा जो a निकला, हमारा जो एक्सेलरेशन त्वरण निकला वो निकला 2, तो टोटल हो जाएगा 8। तो 8 न्यूटन इस पर फोर्स लगा फ्रेंड, इसका हो जाएगा 8 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड, ये भी साइंस से है कि किसी वस्तु की सरल रेखीय गति के दौरान किसी भी समांतराल में वस्तु के वेग में परिवर्तन शून्य होता है। तो फ्रेंड इसको हम समझते हैं कि तो गति को हम लोग पहले समझते हैं फ्रेंड। तो गति मीन्स होता है किसी वस्तु के आकार, स्थिति या अवस्था में परिवर्तन। मीन्स अगर कोई वस्तु एक जगह स्थिर है, इसके बाद उसमें अगर किसी भी प्रकार का परिवर्तन होता है, या तो उसकी स्थिति में परिवर्तन होता है, या तो उसके आकार में परिवर्तन होता है, या तो उसके स्थान में परिवर्तन होता है। माने अगर वो वस्तु अपने स्थान से हिली, कहीं भी किसी भी दिशा में हिली, तो उसको गति कहते हैं फ्रेंड। तो गति 2 प्रकार के होते हैं, एक माने अकॉर्डिंग टू टाइम के रेस्पेक्ट में गति 2 प्रकार के होते हैं, एक समान गति, एक असमान गति। तो फ्रेंड अगर गति की जनरली बात करें तो वो तो हो जाएगा लीनियर मोशन और सर्कुलर मोशन, एक सरल रेखीय गति और वृत्तीय गति। तो फ्रेंड सरल रेखीय गति में जाएंगे तब आपको 2 प्रकार मिलेगा, एक समान गति, एक असमान गति। तो एक समान जो गति होता है फ्रेंड, उसमें हमें मिलेगा कि जब कोई भी वस्तु समान समांतराल में समान दूरी तय करे, अर्थात कोई वस्तु माने कोई कार जो है हर 5 मिनट में 1 किलोमीटर दूरी तय कर लेती है,
5 मिनट गया फिर 1 किलोमीटर दूरी तय किया, फिर 5 मिनट टाइम लगा तो 1 किलोमीटर, मैंने उसका टाइम और डिस्टेंस का जो रेशियो है वो इक्वल है, तो उसको हम एक समान गति कहेंगे। और असमान गति फ्रेंड उसको कहेंगे जो पहले 5 मिनट में 10 किलोमीटर चल गया, फिर अगले 5 मिनट में 1 ही किलोमीटर चल पाया, तो मतलब उसका जो रेशियो फिक्स नहीं है। तो कि फ्रेंड आप समझ गए होंगे। आप ग्राफ भी देख सकते हैं कि जो एक समान गति का जो ग्राफ हो वो इस प्रकार सरल रेखा होता है, जबकि असमान गति का फ्रेंड जो ये होता है कर्व होता है फ्रेंड। तो आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछा था कि किसी वस्तु की सरल रेखीय गति के दौरान किसी भी समांतराल वस्तु का वेग में परिवर्तन शून्य होता है। तो फ्रेंड वेग में परिवर्तन का हमें डेफिनेशन अभी जस्ट देखा कि आगे न्यूमेरिकल में कि वेग में परिवर्तन दौरान का डेफिनेशन है कि वेग में परिवर्तन की दर, माने वेग में जिस वेग में वस्तु के वेग में जिस दर से परिवर्तन होता है उसको त्वरण कहते हैं। तो फ्रेंड जब वेग में परिवर्तन शून्य हो, यहाँ जैसे बोला वेग में परिवर्तन शून्य होता है, तो वेग में परिवर्तन कब शून्य होगा? जब वस्तु एक दिशा में चलती रहती है, एकदम निरंतर चलती रहती है, तब उसका वेग में परिवर्तन शून्य होगा। आप ऐसे गए, पूरा स्पीड से गए, फिर ऐसे गए, फिर ऐसे गए, तब आपका वेग में परिवर्तन होगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ आप 10 किलोमीटर प्रति घंटा से चले, फिर आप 30 किलोमीटर प्रति घंटा चले, फिर आप 20 किलोमीटर से चले, तो आपका वेग में आप मैंने तिरछे चलेंगे, मैंने कर्व डिज़ाइन में चलेंगे तो आपका टाइम अलग होगा। लेकिन आप एक सरल रेखा में, सीधी रेखा में चलेंगे तो आपका वेग में परिवर्तन नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। तो फ्रेंड जो वेग में परिवर्तन जब नहीं होगा तो त्वरण शून्य होगा, तो कब वेग में परिवर्तन नहीं होगा? तो फ्रेंड जब कोई वस्तु सरल रेखा में चलती है तब उसके वेग में परिवर्तन नहीं होता है। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड एक समान गति के दौरान वस्तु के वेग में परिवर्तन शून्य होता है। ओके फ्रेंड, आप देख सकते हैं कि अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है, यहाँ भी एक फॉर्मूला है कि अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन हो जाएगा 0। ठीक है, वेलोसिटी बदलता है तब एक्सेलरेशन का मतलब ही होता है कि वेलोसिटी में चेंज, अगर वेलोसिटी बदल रहा तभी एक्सेलरेशन आएगा, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है, नहीं बदल रहा, तो त्वरण होने का संभावना ही नहीं है। चलिए देखते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड आपका ज्योग्राफी से फ्रेंड। ज्योग्राफी में है कि उष्ण कटिबंधीय वर्षावन डैश आपको भरना है। तो फ्रेंड उष्ण कटिबंधीय, तो सबसे पहले आपको समझना है कि उष्ण कटिबंधीय क्या होता है। तो फ्रेंड जो पृथ्वी है ना फ्रेंड, उसको 2 भागों में बांटा गया है। पृथ्वी को 2 भागों में बांटा गया है। पहला कि पृथ्वी के जो बीचों बीच जो रेखा गुजरती है उसको बोला जाता है भूमध्य रेखा या 0 डिग्री अक्षांश। क्या बोला जाता है? भूमध्य रेखा या 0 डिग्री अक्षांश। ओके, तो फ्रेंड इसके जो ऊपर है इसको उत्तरी ध्रुव कहते हैं, इसको उत्तरी ध्रुव कहते हैं, और इसको फ्रेंड दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। और फ्रेंड इस जो भूमध्य रेखा है इसके 23.5 डिग्री ऊपर, माने इस जगह 23.5 डिग्री ऊपर एक रेखा गुजरती है जिसको कहा जाता है कर्क रेखा, और इस रेखा के भूमध्य रेखा के 23.5 डिग्री नीचे तरफ एक रेखा गुजरती है जिसको बोला जाता है मकर रेखा। तो फ्रेंड जी उष्ण कटिबंधीय जो क्षेत्र होता है ना, इसके बीच वाले क्षेत्र को कहा जाता है, ये वाला क्षेत्र को क्या बोला जाता है फ्रेंड? उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। मतलब कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के क्षेत्र को क्या कहा जाता है फ्रेंड? इस क्षेत्र को कहा जाता है उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। और इस क्षेत्र में उगने वाले वनों को क्या कहा जाता है? उष्ण कटिबंधीय वन कहा जाता है फ्रेंड। इस क्षेत्र में ये जो रेड दिखाया गया है, इस क्षेत्र में उगने वाले वन को क्या कहा जाता है? उष्ण कटिबंधीय वन। तो फ्रेंड जो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र होता है फ्रेंड उसमें सबसे ज़्यादा वर्षा होती है, क्योंकि फ्रेंड वह स्थान बाकी जगहों से वह स्थान सबसे ज़्यादा गर्म होता है। तो गर्म है तो जाहिर सी बात है वाष्पीकरण होगा, और वाष्पीकरण होगा तो बादल बनेंगे, और बादल बनेगा तो वर्षा होगी। तो फ्रेंड ये क्षेत्र में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। तो वही पूछा है कि उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन में होता है, तो प्रचुर मात्रा में वर्षा होती है। ओके फ्रेंड, आप देख सकते हैं पूरा विश्व में जो वन है सबसे ज़्यादा इसी जगह है फ्रेंड, इसी रेखा के बीचों बीच है, देख सकते हैं पूरे वर्ल्ड मैप में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड, ये भी आपका उस टाइम का करंट अफेयर्स है फ्रेंड 2017 का। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड आपका ए और सी हो जाएगा इसका ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड कंप्यूटर से है, अगर आपको बेसिक कंप्यूटर की जानकारी है तो आप इसका आंसर तुरंत कर सकते हैं, इजीली कर सकते हैं। तो फ्रेंड माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कैरेक्टर फॉर्मेटिंग के अंतर्गत उपयोग विशिष्ट पाठ्य को अंडरलाइन करने में किया जाता है। फ्रेंड माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में 2 प्रकार की फॉर्मेटिंग होती है, एक कैरेक्टर फॉर्मेटिंग, एक पैराग्राफ फॉर्मेटिंग। तो फ्रेंड जो कैरेक्टर फॉर्मेटिंग होता है उसमें जो होता है ये सारे जो आपको टूल बार दिख रहे हैं ये कैरेक्टर फॉर्मेटिंग के अंतर्गत आते हैं। तो आपसे पूछा है कि अंडरलाइन करने के लिए किस चीज़ का उपयोग किया जाता है। यहाँ दिया गया कि अंडरलाइन के लिए किया जाता है किस विशिष्ट पाठ का। ओके, तो फ्रेंड अंडरलाइन के लिए हमें अंडरलाइन टूल का उपयोग करते हैं। यहाँ जो दिखाया गया है अंडरलाइन टूल का उपयोग करते हैं हम अंडरलाइन करने के लिए, तो यही पूछा है, इसका हो जाएगा आंसर अंडरलाइन। फ्रेंड हमारा यही समाप्त होता है हमारा ये वीडियो। फ्रेंड आपको अगर वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक कर दें, और इस तरह वीडियो मैं आगे भी लाता रहूँगा, आगे इंग्लिश की वीडियो मिलेंगे आपको। और ये पेपर था फ्रेंड 4 मार्च 2018 का।
4 मार्च 2018 का फर्स्ट शिफ्ट की पेपर था। ओके फ्रेंड, तो आगे वीडियो अपलोड होगी फ्रेंड इंग्लिश की। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, आपको मेरी मेहनत थोड़ी भी अच्छी लगती है, तो प्लीज़ लाइक करें, और आगे भी इसी प्रकार के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से रिलेटेड वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अगर आपको मेरी जो कॉन्सेप्ट और बातें अच्छी लगती है तो। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।